ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શાળાના વિદ્યાવિહારમાંથી વૈશાલી ઉપાધ્યાય આગળના વિડીયોમાં આપણે કાવ્ય 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીનો સવિસ્તર અભ્યાસ કર્યો છે. તો હવે આપણે આ કાવ્યના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલાં અભ્યાસને જોઈશું. અભ્યાસમાં છે પહેલો પ્રશ્ન, પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. तो एमा छे पहलो प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है. तो इसका उत्तर है विविधता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता है. हमारे देश में अलग अलग रंग रूप और अलग अलग पहनावे पहनने वाले लोग रहते हैं और साथ में वे लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं एवं बोली बोलते है. इसके बावजूद यहाँ के सभी लोग, सभी भारतवासी एक होकर रहते हैं. इसलिए विविधता में एकता ही भारत देश की, हमारे देश की विशेषता है. दूसरा प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक होती है. तो इसका उत्तर देखिए, सभी नदियाँ अपने अपने अलग अलग उद्गम स्थानों से निकलती है. उनका बहाव भी अलग अलग स्थलों से होता हुआ आता है, परंतु जब अंत में वे सागर में मिल जाती है तब एक हो जाती है. तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है. तो इसका उत्तर है सभी धर्मों का सार एक ही है. मनुष्य को बुराइयों से बचाना, बुराइयों से दूर रखना और उसमें अच्छाइयों को जागृत करना, उसे अच्छा इंसान बनाना और उसे उन्नत बनाना. हवे प्रश्न 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए. तो पहले फूल को ध्यान से देखिए, उससे वाक्य बनता है हम भारत देश के निवासी है. उसके बाद दूसरे फूल को देखिए, तो उससे यह वाक्य बनता है, उसकी पंखुड़ियों में लिखे शब्दों से कोयल की आवाज़ मधुर होती है. और तीसरे फूल में जो शब्द लिखे हैं उस पे यह वाक्य बनता है फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. इस प्रकार ये तीनों फूलों से 3 वाक्य आप बनाएंगे. और आगे अब ब देखते हैं, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. तो यह तो बहुत आसान है. जैसे मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है. हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है. रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है. सोहन खेल रहा है, सोहन पढ़ रहा है. तो इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं. आगे प्रश्न 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए. तो काव्य में मैंने इन पंक्तियों का भावार्थ एक बार तो आपको समझाया ही था, मगर फिर से समझाती हूँ. पहली पंक्ति, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. इसका अर्थ होता है हिंद देश के निवासी मतलब कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. उसके बाद की पंक्ति है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. तो भारत देश में रहने वालों के लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं, उनकी बोली चाहे अलग अलग हो, लेकिन तो फिर भी वे सभी एक है. आगे चौथा प्रश्न है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए. यहाँ पर આ ફકરામાં તમારે औरत અને લડકી આ બે શબ્દોને બદલે આદમી અને લડકા એટલે કે સ્ત્રીલિંગમાંથી
પુલ્લિંગમાં પરિવર્તિત કરવાના છે શબ્દોને. તો આ રીતે ફરીથી ફકરો લખવાનો છે. તો એ પણ હું તમને સમજાવી દઉં છું. તો પહેલું વાક્ય છે, એક મોટી औरत जा रही थी. તો અહીં વાક્ય લખો તમે, एक मोटा आदमी जा रहा था. पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी. तो આ વાક્ય માટે पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था. એના પછી लड़की छोटी और पतली थी. तो लड़का छोटा और पतला था. आगे औरत को पता चला तो घूर कर बोली. आदमी को पता चला तो घूर कर बोला. હવે અવતરણ ચિહ્નમાં એ લડકી મેરે પીછે પીછે ક્यों चल रही है. તો આ વાક્યની જગ્યાએ તમારે લખવાનું છે, એ લડકે મેરે પીછે પીછે ક્यों चल रहा है. અવતરણ પૂરા કરવાના છે. ત્યાં લડકી ભોલેપન से બોલી. તો તમારે લખવાનું છે ત્યાં લડકા ભોલેપન से बोला. તો ફરીથી અવતરણ ચિહ્નમાં લખો, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रही थी. તો તમારે લખવાનું છે, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था. અવતરણ પૂરા. તો હવે સ્વાધ્યાય જોઈશું. સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं. तो यहाँ पे हिंदवासियों में निम्नलिखित विविधताएं देखी जा सकती है. तो 1, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के होते हैं. दूसरी, हिंदवासी के पहनावे अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. तीसरा, हिंदवासी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं और बोली बोलते हैं. उसके बाद चौथा, तो भारत बिन सांप्रदायिक देश है, इसलिए हिंद देश के निवासी अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार इस हिंद देशवासियों में विविधताएं देखी जाती है. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं. तो उसका उत्तर है, माला में 1 बेला, 2 गुलाब, 3 जूही, 4 चंपा और 5 चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं. तो उसके बाद का प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख हुआ है. तो जवाब में लिखिए, हिंद देश के निवासी कविता में 5 नदियों का उल्लेख हुआ है. 1 गंगा, 2 यमुना, 3 ब्रह्मपुत्र, 4 कृष्णा और 5 कावेरी. आगे का चौथा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है. हमारे भारत देश में कई नदियाँ हैं, अनेक नदियाँ हैं और सभी नदियाँ अलग अलग उद्गम स्थान से निकलती है और अपने अपने मार्गों से बहती हुई अंत में सागर में जाकर मिल जाती है और एक हो जाती है. तो इन नदियों से हमें भी यह संदेश मिलता है कि जिस तरह नदियाँ अलग अलग होकर भी, अलग अलग प्रांतों से बहकर भी अंत में जाकर सागर में मिल जाती है, उसी तरह हम भारतवासी भी चाहे अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, किंतु अंत में तो हम सभी भारतवासी ही है. તમને અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સમજાઈ ગયું હશે. તો થેન્ક યુ. આશા રાખું છું કે તમે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ લખી લેશો.